आप लोगों को लिखना है। तो आप मेंशन कीजिए आयनिक बंध, आयनिक बंध। और लिखिए इसकी डेफिनेशन, एक परमाणु से जब एक परमाणु, ऐसे लिखना, जब एक परमाणु के द्वारा, एक परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण, जब एक परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण दूसरे परमाणु पर किया जाता है, दूसरे परमाणु पर किया जाता है, तो आयनिक बंध का निर्माण होता है। तो आयनिक बंध का निर्माण होता है, ट्रांसफेरेंस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू another atom, one atom to another atom, ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनोदर एटम, ये आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन होगी। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल से, हरी भाषा, तो ये तो बना लीजिए। देखिए इसका एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे एग्जाम्पल हो गया तुम्हारे पास में, क्या हो गया, NaCl हो गया, CaCl2 हो गया, KCl हो गया, MgCl2 हो गया। इनमें सब में क्या हो गया, Kf हो गया। इनमें सब में कौन सा है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, आयनिक बंध प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। कैसे है, एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। यहाँ तक का बना लीजिए, मिटा दो इसको। तो देखिए फिर ये तुम्हारे पास में सोडियम है, ठीक है। और जो सोडियम है इसमें हमने क्या देखा कि इसके पास में देखो 8 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, ये 8 इलेक्ट्रॉन, और ये तुम्हारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास में क्या है, एक्स्ट्रा है 3s के अंदर। और क्लोरीन में हमने क्या देखा, इस क्लोरीन के अंदर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में यहाँ इलेक्ट्रॉन है कितने, 7। ये क्या करेगा, ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगा तो ध्यान देना तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, ये सोडियम
और सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हो गए कितने 8। सोडियम के 8 इलेक्ट्रॉन तो होंगे और यहाँ पर इस क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर इस क्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसे और कैसे लिखोगे आप, और लिखोगे इसको जैसे NaCl लिख लिया आपने, और कैसे लिख सकते हो Na+ और Cl-, ऐसे रिप्रेजेंट इसको करते हैं। आए बात समझ। तो इसके अंदर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। देखो ऑर्बिटल व्यू से भी मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि ये क्या है। सोडियम के लिए किसके ऊपर बात कर रहे हैं अपन, सोडियम की बात कर रहे हैं। तो बात को समझना कि ये तुम्हारा पास में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये जो सेल है यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसके बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इसके पास में 8, 3 4 5 6 7 और ये क्या 8। और ये जो तुम्हारे पास में 3s है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है 1। कितने इलेक्ट्रॉन है 1। ऐसे ये किसके लिए हो गया, सोडियम के लिए। आए बात समझ। अब ये जो तुम्हारे पास में क्लोरीन है, तो क्लोरीन के अंदर ये देखिए ये तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन बाहर है 8। और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन है, क्लोरीन है। यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, इसके अंदर ट्रांसफ़र होगा तो देखिए क्या बनेगा। अब तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, ये देखना, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे और 8 इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर रहे। तो ये कौन हो गया, ये Na+ हो गया। देख लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के लिए आप क्लोरीन के ऊपर बात करोगे तो क्लोरीन में देखना इसके भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये जो बाह्यतम कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। ये कौन है, Cl-। ये इसका ऑर्बिटल व्यू भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बना लीजिए कंप्लीट आयनिक बंध के लिए, बढ़िया समझ में आ जाना चाहिए। ऑर्बिटल व्यू से भी तो समझा दिया ना आप लोगों को, बना लीजिए इसको। बना लिया होगा। फिर देखिए सेकंड स्टेटमेंट, इसके लिए क्या देखोगे, हमने एग्जाम्पल देख लिया, हमने उसको समझ लिया क्या है क्या नहीं है, हमने उसकी डेफिनेशन देख ली। एक सेकंड स्टेटमेंट और क्या देखोगे कि जो आयनिक बंध है, आयनिक बंध धातु व अधातु के मध्य बनते हैं, धातु व अधातु के मध्य बनते हैं। आयनिक बंध धातु व अधातु के मध्य बनते हैं। आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। और नॉन मेटल कौन से होते हैं, पी ब्लॉक वाले। तभी तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये जो सोडियम है Na और Cl, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बनाया,
तो ये जो सोडियम है वो कौन है, धातु है, ये तो क्या है, मेटल है, देख रहे होंगे आप। और ये जो Cl माइनस है वो क्या है, अधातु है, यानी कि ये क्या है तुम्हारे पास में, नॉन मेटल है। जो उसने बोला वो समझ में आ गई होगी बात, यस या नो बना लीजिए। ये तुम्हारा क्या हो गया, आयनिक बंध कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सहसंयोजन बंध, कोवलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध, सहसंयोजन बंध, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, सहसंयोजन बंध या कोवलेंट बॉन्ड। किसके ऊपर बात करेंगे अपन, कोवलेंट बॉन्ड। और प्यारे बच्चों, आपने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में देख रखा होगा, सब ने पढ़ रखा होगा कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, उसमें क्या देखा था, आयनिक बंध में क्या देखा था, थोड़ा सा पीछे जाना है। आयनिक बंध में हमने देखा कि वहां पर इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन, दो एटम है, यदि एक इलेक्ट्रॉन इसका है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस दूसरे एटम का होगा। और जब दो परमाणु के मध्य या दो एटम के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है ना, तो एक सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। और यदि दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो दो सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। और यदि तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो तीन सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। बात को समझना, इस ए और बी के मध्य मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हो सकता है, तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा हो सकता है। तीन इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा साझा नहीं हो सकता, इसके भी तीन इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके भी तीन इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि एक का होगा तो ये क्या बनेगा, एकल बंध, एकल बंध बनेगा, यानी कि क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये बनते ही क्या बोलेंगे इसको, द्विबंध का फॉर्मेशन होगा, द्विबंध। आई बात सुनो, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और यहाँ पर तीन का होते इसे क्या बोलेंगे, त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अरे बस ये से हम तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन देखिए क्या बोलेंगे। जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का समान साझा होता है, जब, लिखिए डेफिनेशन, जब दो परमाणुओं के मध्य, जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का समान साझा होता है, इलेक्ट्रॉनों का समान साझा होता है, तो सहसंयोजन बंध का निर्माण होता है, सहसंयोजन बंध का निर्माण होता है, निर्माण होता है। फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, formation of covalent bond when mutual sharing
म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between two atom म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। आई बात समझ? तो देखिए कैसे कि मान लीजिए ये तुम्हारे पास में ए है, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। ये बी है, इसके पास में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। इसने भी शेयरिंग की इससे कि तू भी आ जा और मैं भी आ जाता हूँ। ये शेयरिंग की, जैसे ही शेयरिंग की तो तुम्हारे पास में ये क्या बना? ए और ये क्या? बी। तो ये जो बॉन्ड बना इसे क्या बोलते हैं हम? सहसंयोजन बंधन। इसे बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजन बंध। बना लीजिए। क्या बोलोगे आप इसको? कोवलेंट बॉन्ड। अब ध्यान देना, कोवलेंट बॉन्ड आप लोगों ने पढ़ा है, सब लोगों ने। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। चले अपन आगे, बना लिया यहाँ तक का। फिर लिखे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजन बंधन के प्रकार। सहसंयोजन बंध के प्रकार। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजन बंध के प्रकार। देखिए 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए। और इसमें क्या बोलोगे? व्हेन, फर्स्ट देखिए, व्हेन म्यूचुअल शेयरिंग, व्हेन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन by each atom, जब सभी परमाणु के द्वारा या जब प्रत्येक परमाणु के द्वारा जब प्रत्येक परमाणु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, बात को समझना। जब प्रत्येक परमाणु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो तुम्हारे पास में किसका निर्माण होगा? बात को समझना, एकल बंध का निर्माण होगा। एकल बंध, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और उसका एग्जाम्पल क्या है? ए और ये क्या? बी। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन। ये लो, एक इलेक्ट्रॉन मेरा, एक इलेक्ट्रॉन तेरा। और किसका फॉर्मेशन हो गया? ए और ये क्या? बी। और इसका और एग्जाम्पल क्या ले सकता हूँ? हाइड्रोजन। और क्या ले सकता हूँ? हाइड्रोजन। दोनों सेम है तो ये क्या हो गया? H और H। और इसका एग्जाम्पल क्या ले सकता हूँ? H और किसका? F का। तो ये क्या बन गया? H और ये क्या? F।
तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग मिल रही है आप लोगों को किस कौन सी मिल रही है, एकल बंध। आई बात समझ में, इसे बोलेंगे एकल सहसंयोजक बंध। फिर दूसरा क्या देखेंगे, बनाइए यहाँ तक का। सेकंड देखिए, when mutual sharing of two electron by each atom, जब प्रत्येक परमाणु के द्वारा दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो किसका निर्माण होगा, द्विबंध का निर्माण होगा, द्विबंध का, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और कैसे भाई, ये इसके दो इलेक्ट्रॉन और ये भी इसके क्या, दो इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बन गया ए और ये क्या बन गया बी। और इसका अच्छा एग्जाम्पल देख लो आप, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। आई बात समझ में, जब इनमें साझेदारी हुई तो ये क्या बना, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बंध होते हैं, द्विबंध। बात समझ में आ गई होगी। फिर देखिए, when mutual sharing of three electron by each atom, जब प्रत्येक परमाणु के द्वारा तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, तो किसका निर्माण होगा, त्रिबंध का निर्माण होता है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ट्रिपल बॉन्ड का। और ये क्या, जैसे ये ए तीन बॉन्ड, तो तीन इलेक्ट्रॉन तो इसके, तीन इलेक्ट्रॉन इसके, तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, त्रिबंध का। ये कौन है, ये जो बन रहा है ये कौन है, द्विबंध है। आई बात समझे, डबल बॉन्ड है। ये कौन है, ये है तुम्हारे पास में ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध। और इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, ये देखिए नाइट्रोजन और यहाँ पर ये नाइट्रोजन, तो N2 के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, तीन बॉन्ड ही तो होते हैं। ये लो भैया, ये क्या हो गया, सहसंयोजन बंध के प्रकार। सहसंयोजन बंध कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के, एकल बंध, द्विबंध और क्या, त्रिबंध। बना लीजिए यहाँ तक। बना लीजिए प्यारे बच्चों इसको। बना लिया होगा। फिर नेक्स्ट लिखिए, सहसंयोजन बंध की प्रकृति, नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सहसंयोजन बंध की प्रकृति, नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड।
क्या मेंशन करोगे? सहसंयोजन बंध की प्रकृति, नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजन बंध की प्रकृति। बंध की प्रकृति, नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अरे बात समझ? तो ध्यान देना, जो सहसंयोजक बंध है उसकी दो प्रकार की प्रकृति होती है, या तो यानी कि जो सहसंयोजक बंध है या तो उसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी? ध्रुवीय होगी या अध्रुवीय होगी, यानी कि पोलर होगी या क्या होगी? नॉन पोलर। देखो इस पोलर और नॉन पोलर को समझना, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूज रहता है। पोलर, हिंदी में तो मुझे भी कंफ्यूज रहता है, पोलर और नॉन पोलर। और इस पोलर और नॉन पोलर को डिफाइन किया जाता है किससे? डाइपोल मूवमेंट से, डाइपोल मूवमेंट से। ये जो डाइपोल मूवमेंट है इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और ये कहा जाता है कि यदि म्यू इज इक्वल टू क्या है? जीरो है, या म्यू इज इक्वल टू क्या है? नॉट जीरो। तो यदि म्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो है तो वो क्या होगा? पोलर होगा। और यदि म्यू इज इक्वल टू जीरो है तो वो क्या होगा? नॉन पोलर होगा। अरे बस, इस पोलर को हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय, ध्रुवीय, और इसे बोलते हैं अध्रुवीय। अब प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना कि मैं कभी भी अब इनको हिंदी में नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज क्रिएट हो जाता है। फिर मैं ओनली याद रखूँगा पोलर और नॉन पोलर को। अच्छा, आप एक चीज़ याद रख लेना कि जो भी पोलर होते हैं वो क्या होते हैं? म्यू इज इक्वल टू उनके लिए क्या होता है? नॉट जीरो। आगे बात समझ। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर जो अपन टर्म्स यूज करेंगे कि जो सहसंयोजक बंध होते हैं, एक तो होते हैं ध्रुवीय और एक क्या होते हैं? अध्रुवीय। पोलर और एक क्या? नॉन पोलर। तो पोलर के लिए यहाँ पर इस डाइपोल मूवमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, बस ये बोला गया है कि जो तुम्हारे पास में पोलर होते हैं उसके अंदर, यानी कि तुम्हारे पास में यदि आइडेंटिकल एटम हो, जब दो समान परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध बन रहा है तो वो क्या होगा तुम्हारे पास में? वो जो बंध होगा वो क्या होगा? अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। और यदि दो असमान परमाणु के मध्य जो बंध बन रहा है वो क्या होगा? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। आए बात समझ? तो देखिए, टू पार्ट में इनको डिवाइड कर दीजिए। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसमें क्या लिखोगे? कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन, कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम। जब दो समान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध, पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? दो समान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजन बंध, दो समान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजन बंध। और वो क्या हो सकता है? H2 हो सकता है, N2 हो सकता है, O2 हो सकता है, F2 हो सकता है। देख लीजिए, समान परमाणु है यहाँ, ये से ना। इसमें क्या लिखेंगे? कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम, दो असमान परमाणुओं के मध्य, असमान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजन बंध, सहसंयोजन बंध।
दो असमान परमाणु के मध्य सहसंयोजन, जैसे HF हुआ, जैसे CO2 हुआ, जैसे NH3 हुआ, जैसे H2O हुआ, असमान परमाणु के मध्य असंयोजन। ये बना लीजिए, यहाँ तक का बना लीजिए। बना लिया, तो ये सहसंयोजन बंधन कंप्लीट हुआ आप लोगों का। अब आप लोग लिखिए उप सहसंयोजन बंध। उप सहसंयोजन बंध। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों, इसकी क्या स्टोरी रही होगी, ये कब बनता है? इसमें क्या होता है कि एक परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का दान किया जाता है, यानी कि जो डोनेशन है वो एक परमाणु के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों का क्या है, साझा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, जो भी इलेक्ट्रॉनों का दान हुआ है वो दोनों परमाणु के लिए होगा और वो सेम हो। जैसे समझना बात को, ये तुम्हारे पास में NH3 है, इस NH3 के पास में ये लोन पेयर है और ये क्या है, H+ है। इसने इसको डोनेशन किया तो आप लोग देखिए कि क्या यहाँ पर देखो, जो सहसंयोजक बंध है उसको क्या है, एक एरो से डिनोट करते हैं, ये H। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन का दान किया, 2 का। तो आप देख सकते हो कि जैसे इस बॉन्ड को हम हटाएंगे तो यहाँ पर तो कौन सा आ जाएगा, इसके ऊपर तो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए ये अष्टक नियम का पालन करेगा। अरे बात समझ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके लिए काम आएंगे, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। तो ये काउंट इसके लिए भी होंगे और ये काउंट उसके लिए भी होंगे। ये ध्यान देना, यही 2 इलेक्ट्रॉन का ही नेगेटिव है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों का ही इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर भार है ये इन इलेक्ट्रॉनों का। आगे बात समझे, तो अलग से मत काउंट कर देना कि 2 ये 2 ये, ना ना ना, ये नेगेटिव है, वही ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए कि इसे तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। उप सहसंयोजन बंध को उप सहसंयोजन बंध को तीर के निशान से प्रदर्शित किया जाता है। तीर के निशान, तीर का निशान क्या है, ये तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। अरे बात समझो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय एरो। ये लो, और देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगा, इसका स्टेटमेंट क्या होगा। स्टेटमेंट देखिए, जब एक परमाणु के द्वारा
इलेक्ट्रॉनों का एक परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का दान किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों का दान किया जाता है तथा इन इलेक्ट्रॉनों का साझा दोनों परमाणुओं के द्वारा समान रूप से किया जाता है। साझा दोनों परमाणुओं के द्वारा समान रूप से किया जाता है, समान रूप से किया जाता है। तो इसे उपसंयोजन बंध का निर्माण होता है। उपसंयोजन बंध का निर्माण होता है। बंध का निर्माण होता है। इंग्लिश मीडियम में क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन donation of electron by one atom but contribution of electron या ऐसे भी बोल सकते डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई वन एटम बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म व्हेन डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई वन एटम बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई बोथ। अरे बात समझ में? आपने इलेक्ट्रॉनों का जो डोनेशन होगा वो एक ही एटम के द्वारा होगा, लेकिन जो शेयरिंग होगी वो दोनों परमाणु के लिए क्या होगी? सेम होगी। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय बोथ, ये डेफिनेशन। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी अपन। पहले इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, स्टेटमेंट बना लीजिए इसका, फिर देखते हैं इसका एग्जाम्पल। चले देखिए एग्जाम। ये लोन पेयर है, ये इसके पास में H प्लस है, इसने इलेक्ट्रॉनों को क्या डोनेट किया, तो डोनेट किया तो तुम्हारे पास में क्या बन गया? NH इसने डोनेशन किया, इस वजह से ये एरो आया। ये जो एरो है इसे क्या बोला गया है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसंयोजन बंध। उपसंयोजन बंध। अरे बात सुन, कैसे ना? और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है NH4 और यहाँ पर क्या? पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। ठीक है प्यारे बच्चों,
एक एग्जाम्पल ये देखिए, पूछता है ये एग्ज़ाम में, ये NH3 है, ये इसके पास में लोन पेयर है, ये BF3 है। अब आप देख लीजिए बोरोन के पास में, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि बोरोन के पास में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये क्या कर दे, ये इसको डोनेट कर दें, और डोनेट करेगा तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, ये एरो का साइन, और ये क्या BF3, दैट मीन्स येलो। ये कोऑर्डिनेशन मोड में रहेगी। ये लो भाई, इसके ये एग्जाम्पल हो गए, बना लीजिए। बना लो भैया इसको। एग्जाम्पल मेंशन कर लीजिए आप लोग। बना लिया। तो इसी के साथ में प्यारे बच्चों तुम्हारे पास में ये ऑक्टेट वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। आई बात समझ? अब तुम्हारी नई थ्योरी आएगी, वो है कौन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सहसंयोजन बंध सिद्धांत। सेकंड थ्योरी मेंशन कीजिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सहसंयोजन बंध सिद्धांत। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सहसंयोजन बंध सिद्धांत, सहसंयोजन बंध सिद्धांत। सिद्धांत, ठीक है। तो लुईस के बाद में कौन सी थ्योरी आई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इन्होंने क्या बोला कि तुम्हारे पास में कोई भी जो दो परमाणु है, दो परमाणु कक्षा के आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती है, आणविक कक्षकों का निर्माण करती है। दो परमाणु कक्षक के आपस में मिलकर क्या करती है, आणविक कक्षकों का निर्माण करती है। और इन्होंने बोला कि ये जो परमाणविक कक्षकें हैं, परमाणविक कक्षकों में क्या होता है, अतिव्यापन होता है। इन्होंने किसके बारे में बताया, अतिव्यापन के बारे में बताया। इन्होंने किसके बारे में बताया, संकरण के बारे में बताया। तो इसके स्टेटमेंट देखते चलिए। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुीय कक्षकें, परमाणुीय कक्षकें आपस में मिलकर आणविक कक्षकों का निर्माण करती है। आणविक कक्षकों का निर्माण करती है। आणविक कक्षकों का निर्माण करती है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, atomic orbital combine with each other and form
molecular orbital and form molecular orbital. molecular orbital आ रही बात समझ। और ध्यान देना इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इसको हमें समझाया भी कि तुम्हारे पास में ये जो न्यूक्लियस है और ये हाइड्रोजन के पास में ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे पास में ये दूसरा हाइड्रोजन है, H2 को बनाओगे तो 2 हाइड्रोजन है ना, और ये भी इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। बात को समझो, ठीक है, बना लिया। अब ये दोनों क्या है, पास में आएंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच में तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच में तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में हाइड्रोजन की इन्होंने हमें थ्योरी समझाया था, इसको अपन बाद में डिटेल में उसके ऊपर बात करेंगे। अभी इनकी स्टेटमेंट देख लीजिए आप लोग, अभी इनकी स्टेटमेंट देख लीजिए। चले भाई बात करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु कक्षा के आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रही है, आणविक कक्षकों का निर्माण करती है, ठीक है भाई। यह सिद्धांत अतिव्यापन की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत अतिव्यापन की व्याख्या करता है, अतिव्यापन की व्याख्या करता है। अतिव्यापन की व्याख्या करता है। This theory explain overlapping. This theory explain overlapping. Overlapping. यह सिद्धांत अणु में संकरण की व्याख्या करता है। संकरण की व्याख्या करता है। This theory explain hybridization of molecule। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये बना लीजिए स्टेटमेंट। अब हमें पढ़ना क्या क्या है, एक तो ओवरलैपिंग पढ़नी है, एक संकरण पढ़ना है इसके अंदर। बना लीजिए पहले, और पहला टॉपिक मेंशन कर लीजिए आप, अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। बना लिया है, अब मेंशन कीजिए अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। पहले तो इस ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट को समझिए भाई। थ्योरी में कुछ नहीं धरा है, थ्योरी तो 2-3 लाइनों की थ्योरी याद कर लोगे, इसको समझिए। अतिव्यापन कब तो होगा और कब नहीं होगा, आई बात समझ। इस स्टेटमेंट को समझिए अतिव्यापन के लिए, कि अतिव्यापन कब तो होगा और कब नहीं होगा। ये जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग के लिए कंडीशन क्या होती है,
भाई हमने कह दिया कि दो कक्षकों के मध्य, दो कक्षकों का जो संयोग हो रहा है उसे क्या कह रहे हैं, अतिव्यापन कह रहे हैं। पर कौन सी कक्षक है? अरे बस हम इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। दो कक्षकों के आपस में संयोग को क्या कहते हैं, अतिव्यापन कहते हैं। पर आपकी जो कक्षकें हैं वो कौन सी कक्षकें हैं? तो देखिए कक्षकें जो हैं, बात को समझना, ये जो कक्षकें होती हैं वो हो सकती है अतिव्यापन के लिए, हो सकती है वो संकृत कक्षकें हों। देखो संकृत भी हो सकती है और क्या हो सकती है, संकृत और असंकृत। बात को समझना थोड़ा सा, संकृत और असंकृत दोनों हो सकती है, दोनों प्रकार की कक्षक हो सकती है। हाइब्रिड भी हो सकती है और क्या हो सकती है, अनहाइब्रिड भी हो सकती है। आई बात समझ। लेकिन ये जो कक्षकें हैं इनके फिर एक कंडीशन और होती है कि संकृत और असंकृत कक्षकें क्या करें, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखती हो, इनके पास में क्या होने चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। तो ये कंडीशन और क्या निकल के आ गई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। अरे बात समझ में, संकृत और क्या, असंकृत। और हम क्या बोलेंगे कि जो तुम्हारे पास में संकृत और असंकृत कक्षकें हैं इनके पास में क्या होने चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होने चाहिए। यानी कि संकृत कक्षकों के पास में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या असंकृत कक्षकों के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। और फिर ये जो ओवरलैपिंग होती है ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो अक्षीय अतिव्यापन होता है और एक होता है निरक्षीय अतिव्यापन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक तो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है और एक कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है, कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है। अरे बात सुन, अक्षीय का मतलब क्या, ये वाली जो ओवरलैपिंग, जब भी ये ओवरलैपिंग होती है इसे क्या बोलेंगे आप, एक्सियल ओवरलैपिंग। और ये जो ओवरलैपिंग होती है इसे क्या बोलोगे, कोलेटरल। और कोलेटरल ओवरलैपिंग जब भी होती है, ध्यान देना, ये जब भी अक्षीय अतिव्यापन होगा तो किसका निर्माण होगा, सिग्मा बंध का निर्माण होगा। और इस कोलेटरल से किसका निर्माण होगा, पाई बंध का निर्माण होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। अरे बात समझ, अक्षीय जब भी होगा तो क्या होगी, सिग्मा बंध का निर्माण होगा, निरक्षीय से किसका निर्माण होगा, पाई बंध का निर्माण होगा। और हम ये भी कह देते हैं कि जो निरक्षीय होती है उसके अंदर, निरक्षीय जो ओवरलैपिंग होती है उसमें संकृत कक्षक भाग नहीं लेती। संकृत कक्षक क्या नहीं लेती, भाग नहीं लेती। संकृत कक्षक भाग नहीं लेती। अरे बस, तो संकृत कक्षक के भाग नहीं लेगी तो ध्यान देना, असंकृत और असंकृत के मध्य, मतलब असंकृत और असंकृत के मध्य ही क्या होगा, आप लोगों का निरक्षीय ओवरलैपिंग होगी। संकृत कक्षक इसके अंदर भाग नहीं लेती। समझ में आ रही नहीं रही बात? तो देखिए भाई क्या डेफिनेशन है, क्या है, धीरे धीरे समझते हैं। देखो साहब क्या बोलेंगे इसके लिए, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल, intermixing of two orbital is called overlapping. Intermixing of two orbital is called overlapping. आगे बात समझ, यस या नो, क्या बोलेंगे, दो कक्षकों के आपस में संयोग को, दो कक्षकों के आपस में संयोग को अतिव्यापन कहा जाता है।
कहा जाता है। फिर क्या बोलोगे? सेकंड, अतिव्यापन में संकृत व असंकृत दोनों प्रकार की कक्षकें भाग लेती है। अतिव्यापन में संकृत व असंकृत दोनों प्रकार की कक्षकें भाग लेती हैं। हाइब्रिड एंड अनहाइब्रिड both orbital are involved. Hybrid and unhybrid both orbital are involved in overlapping. संकृत व असंकृत कक्षकों के पास कक्षकों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। अनहाइब्रिड अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर present in hybrid and unhybrid orbital. ये लो प्यारे बच्चों, पहले तो ये बना लीजिए, ये स्टेटमेंट बना लीजिए। ये स्टेटमेंट बना लीजिए। ठीक है, बना लिया। अब देखिए, अतिव्यापन जब भी एग्जाम में पूछे तो ये बना लेना। फिर जो तुम्हारे सिलेबस में मेंशन है वो है, एक तो क्या है एसएस अतिव्यापन, एक है एसपी अतिव्यापन और एक है पीपी अतिव्यापन। तो लिखिए अतिव्यापन के प्रकार। अतिव्यापन के प्रकार अतिव्यापन के प्रकार। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग क्या क्या है तुम्हारे पास में? यहाँ में क्या क्या पढ़ना है? एस एस अतिव्यापन, एस एस अतिव्यापन, एस एस ओवरलैपिंग। सेकेंड अपने को पढ़ना है एस पी अतिव्यापन। एस पी अतिव्यापन जो एग्जाम में आप लोगों को यही करके आना है, यही बताना है आपको। और क्या बताना है आपको? पी पी अतिव्यापन, पी पी अतिव्यापन। ठीक है, ओवरलैपिंग इंग्लिश मीडियम वाले ओवरलैपिंग मेंशन कर लेना यहाँ पर। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे वो देखेंगे किसका? H2 का। यहाँ पर अपन बात करेंगे HF की। किसकी बात करेंगे? HF की। और यहाँ पर बात करेंगे किसकी? PP। किसके लिए? F2 की। ये आपके सिलेबस में मेंशन है। आ रही बात समझ में? तो आज अपन देखते हैं एस एस अतिव्यापन, एस एस ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज करते हैं अतिव्यापन की बात।